हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अब हम लोग ने काइनेमेटिक्स में दो चीज़ें कवर की, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और एक जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आगे जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना है ना काइनेमेटिक्स में, उसमें कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है। यानी जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों में हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, राइट। उसका क्या यूजेज है, उसका फिजिक्स में उसका क्या एप्लीकेशन है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे, कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे। जाहिर बात है कि डिफरेंशियल कैलकुलस एक अलग से पूरा टॉपिक ही है मैथ्स में, जो आपको मैथ्स वाले पढ़ाएंगे, राइट। मुझे सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो पार्ट फिज़िक्स में यूज़ होता है। वैसे तो जाहिर बात है कि पूरी मैथ्स ही यूज़ होती है फिज़िक्स में, लेकिन हायर फिज़िक्स में यूज़ होती है। जो आप लोगों के सिलेबस में जितना है उस पर हम अगर फोकस करें तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है उसका क्या यूजेज है, उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम मिनिमम वगैरह निकालने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। यानी डिफरेंशिएशन पहले क्या होता है, क्या चीज़ें उससे निकलती हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है, उन चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी टुडेज़ टॉपिक इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशिएशन, नॉट डिफरेंशियल कैलकुलस। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, है ना। और वो सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा मैं जो फिजिक्स में यूज़ होगा। जाहिर बात है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो जो प्रॉब्लम्स की जो डिफ़िकल्टीज़ होगी, जैसे अगर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आ गए उसमें उसका कैसे यूज़ करना है वो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आज के लेक्चर से कम ये कि 90% 95% फिज़िक्स आप आसानी से कवर कर सकते हैं। रही 4 to 5% बात, तो जहाँ जहाँ आएगा उस तरह का प्रॉब्लम हम लोग वहीं उसको डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई ग्राफ हो y वर्सेस x मैथ्स में, ठीक है ना, और ये कोई स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जब एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस एंगल के टेंजेंट को यानी tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये tan थीटा आता क्या है। जाहिर बात है कि चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो जो एंगल बनेगा इट विल रिमेन द सेम, है ना। तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि फॉर ए स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, फॉर ए स्ट्रेट लाइन जो थीटा होगा हर पॉइंट पर, चाहे किसी पॉइंट पर आप ड्रॉ करें, वो थीटा चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो फॉर स्ट्रेट लाइन थीटा इज़ कांस्टेंट, और ऑब्वियस है कि जब थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। tan थीटा इज़ कांस्टेंट, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो कि स्लोप देता है, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इस स्लोप का मतलब होता क्या है फिज़िक्स में, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, तो स्ट्रेट लाइन का जो थीटा याद रखिएगा, tan थीटा की जो वैल्यू होती है उसको स्लोप बोलते हैं, राइट। तो जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये स्ट्रेट लाइन, उसके टेंजेंट को यानी tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में ये थीटा हर जगह चूँकि सेम रहता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट डजेंट चेंज बेसिकली, देयरफॉर थीटा कांस्टेंट होता है फॉर स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं दूसरा ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सपोज़ के लिए कि यही आपका y एक्स का स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये स्लोप का मतलब क्या है वो समझिएगा। तो अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि ये पॉइंट है आपका 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 2, क्लियर। पॉइंट 1 का जो कोऑर्डिनेट्स है मैं वो ले रहा हूँ x1 y1, और पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट्स मैं ले रहा हूँ x2 y2, क्लियर है। अब इसको ज्वाइन करके आप एक ट्रायंगल बना लो लाइक दिस, ये है ना। इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो वो एंगल यहाँ थीटा है, राइट। वही एंगल यहाँ भी मिलेगा आपको, दिस इज़ ऑल्सो थीटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इन दिस केस अब आप ज़रा देखो कि अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट पे आप निकालेंगे स्लोप चेंज नहीं होने जा रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन तो यही होगी। इसका मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना। तो अब देखिए ज़रा देखिए वो आता कैसे।
आप मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो x1 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 है, x कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट का, दिस इज़ x2। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी, है या नहीं? ये वैल्यू क्या मिलेगी? दिस इज़ x2 माइनस x1। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है y1 और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दिस इज़ y2। तो अब जाहिर बात है कि इस y2 में से इस y1 को माइनस कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1। जाहिर बात है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज़ y2, यहाँ से यहाँ तक y2 है और ये y1 है, तो y2 में से y1 को माइनस किया तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ज़रा देखो कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। सो tan थीटा, मैं आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने पहले डिफ़ाइन किया, यहाँ आपको समझ आएगी, वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके tan थीटा को, यानी tan थीटा इज़ द स्लोप, ठीक है ना। तो फॉर स्ट्रेट लाइन थीटा रिमेंस कांस्टेंट, तो tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, स्लोप कांस्टेंट होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि स्लोप बेसिकली होता है क्या है, किस चीज़ है। एक तो ये आपने सिर्फ एंगल निकाल लिया तो tan थीटा स्लोप, लेकिन इस जगह से देख देखिएगा कि tan थीटा की वैल्यू आती क्या है। नाउ इन दिस ट्रायंगल, इधर आने की जरूरत नहीं, अब यहाँ देखिए आप इस केस में tan थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे? दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, आप लिखोगे दिस इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। और इस y2 माइनस y1 को हम लोग लिखते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसका अगर स्लोप आपको निकालना है किसी भी जगह पे, तो ये आपका काम करेगा। क्या करेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी उन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई उन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ये है ना, देखिए tan थीटा यही स्लोप होता है बेसिकली, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू जो होगी, आप क्या करेंगे कि जो दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, राइट, उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसका अगर स्लोप निकालना है तो हम करते क्या हैं कि ऊपर जो है उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और इसको बोलते क्या है? डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन इज़ गिवन बाई y इज इक्वल टू mx, इसी फॉर्मेट में होता है। m क्या है यहाँ पे? स्लोप होता है। ये वही चीज़ जिसको आप tan थीटा बोलते हो यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये फंक्शन x का स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मान लीजिए कर्व कुछ ऐसा आ गया ऐसे, तो इस केस में आप खुद बताओ कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो सेम लाइन ही आती है और उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मुझे कर्व दे दिया जाए तो इस केस में आप ज़रा देखो, इसमें अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा पॉइंट नंबर 1 पे, तो देखो वो टेंजेंट कैसी आएगी? वो टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी। इसको आप थीटा 1 मान लो, तो यानी स्लोप एट 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1। मैंने कहा था ना कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? उसके टेंजेंट का एंगल, यानी जो भी एंगल बनाएगा उसका tan थीटा, दैट गिव्स यू द स्लोप। इसी वजह से, इसी हिसाब से अगर मुझे 2 पे ड्रॉ किया जाए तो इसका टेंजेंट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका एंगल कुछ बनेगा क्या है? थीटा 2। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे कहा जाए कि स्लोप एट 2 पॉइंट इक्वल टू tan थीटा 2, तो आप देखिए कि पता लगाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस कर्व। स्ट्रेट लाइन में आपने क्या देखा कि चाहे किसी पॉइंट पे, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है y वर्सेस x लाइक दिस, तो स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट होता है और इस वजह से इसका स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट आता है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, चाहे वो पॉइंट 1 हो या 2 हो या 3, जैसे यहाँ हमने ड्रॉ किया 1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वाला टेंजेंट आया, 2 पे ड्रॉ करें तो ये आ रहा है, उसका थीटा चेंज होता जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आप चाहे पॉइंट 1 पे ड्रॉ करें या पॉइंट 2 पे ड्रॉ करें या पॉइंट 3 पे ड्रॉ करें, हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट सेम लाइन हो जाती है, यही लाइन। तो जब सेम ही लाइन है तो उसका हर पॉइंट का थीटा सेम है, इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप भी नहीं बदलने जा रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस केस? इसमें आप देखोगे तो हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता रहता है। तो ये वेरिएबल स्लोप का केस है ना, यही इस केस में क्या होता है कि द स्लोप इज़ वेरिएबल स्लोप इन दिस केस। और हर जगह होगा जहाँ भी कोई ग्राफ कर्व आ जाता है तो उस y एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इट चेंजेस, लगातार चेंज होता रहता है। तो
अब ये स्लोप हम निकालेंगे कैसे? हर पॉइंट पे अगर थीटा मुझे नहीं मालूम हो, मुझे सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए कि भाई y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए हमें दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और मुझे कहा जाए कि भाई x इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे स्लोप निकाली, तो आप कैसे निकालोगे वहाँ पे? ऐसी ही जगह पे मुझे डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, बिकॉज ग्राफ कुछ अगर ऐसा आ गया तो आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर एंगल आपको मेजर करना होगा, है कि नहीं? तो आपको मुझे वहाँ से एंगल मेजर नहीं करना, आपको सिर्फ ये फंक्शन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि पॉइंट 1 पे x की वैल्यू, x की गिवन वैल्यूज़ पे आप ज़रा स्लोप बताओ क्या होने जा रहा है। तो ऐसे केस में मुझे डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो आता है कैसे है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, वो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसी यहीं से ड्राइव करूँगा, उसी कंसेप्ट से। तो अब देखो, अगर मुझे पॉइंट 1 पे स्लोप चाहिए जिसकी वैल्यू tan थीटा 1 आ रही है, तो डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से ये वैल्यू क्या होती है, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस क्या बताता है, स्लोप कैसे निकलता है, वो आप ज़रा देखिएगा, समझिएगा। तो अब अगर मैं जैसे वहाँ हमने ज्वाइन किया था 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को, तो इस केस में अगर मैं वो ज्वाइन करूँगा तो वो लाइन कुछ ऐसे आएगी और ये लाइन कॉर्ड है, खूब ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस 1 और 2 के बीच का स्लोप निकाल दूँ तो वो स्लोप ऑब्वियसली पॉइंट 1 के स्लोप के बराबर तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि इस लाइन का थीटा और इस लाइन का थीटा ये दोनों अलग अलग है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से समझिएगा, आपका लेक्चर प्रॉपर्ली शुरू हो रहा है कि आपसे कहा गया कि आपको ये कर्व दे दिया गया और कहा जा रहा है कि 1 पॉइंट पे स्लोप निकालिए। मेरे पास क्या ऑप्शन है, हमने क्या लिया कि एक पॉइंट 1 ले लिया, एक पॉइंट 2 ले लिया। जब अगर हम 1 2 को कनेक्ट करके ये वाला स्लोप अगर निकाल लेंगे, सपोज़ के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम ही है, सपोज़ 1 का कोऑर्डिनेट वही है जो हमने वहाँ लिया, सपोज़ के लिए 1 का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1 और 2 का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x2 y2। तो उसके हिसाब से जब हम कनेक्ट करेंगे तो मुझे ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को ज़रा देखिएगा, ये एंगल थीटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, खूब ध्यान समझिए। ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे पॉइंट यहाँ 2 है, ये पॉइंट 1, राइट, मैंने ये ड्रॉ किया, ये ले रहा हूँ मैं, इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिया है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट लिया है हमने x2 y2। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस आएगा उसके हिसाब से तो ये आएगा y2 माइनस y1 जैसे यहाँ आया था, और ये वैल्यू आएगी आपकी x2 माइनस x1 और ये एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन ये स्लोप किसका है यार, बताओ ये मुझे, ये स्लोप 1 2 लाइन का है, इसका है, या ये वाला टेंजेंट है? अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये तो एकदम अलग अलग है ना, इस फिगर में आप देख लीजिए 1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका एंगल थीटा 1 बन रहा है, और ये जो 1 2 लाइन कनेक्ट करके जो एंगल बना वो थीटा है। थीटा 1 और थीटा दे आर नॉट सेम, अलग अलग है। तो राइट देखिए, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अलग है। तो मुझसे पूछा गया था स्लोप एट पॉइंट 1 निकालने के लिए। जब स्लोप एट 1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप ज़रा समझिए आप। तो ये मैं लिखा दे रहा हूँ, ये है स्लोप ऑफ, अब उसको कॉर्ड बोलते हैं, जो लाइन कर्व को कट करके निकलती है ना उसको आप कॉर्ड बोलोगे, ठीक है। तो ये है कॉर्ड 1 2, ये जो स्लोप हमें मिला ये कॉर्ड का, ये टेंजेंट नहीं है, याद रखिएगा। मुझसे पूछा गया है 1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ये वो नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज नॉट इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट 1, क्योंकि ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है विच इज़ नॉट इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट 1। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा, 1 पॉइंट पे स्लोप हम निकालें कैसे? तो अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, मैं अभी से मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए प्रोसेस क्या है। ग्राफ कुछ ऐसा था, x y प्रॉपरली ड्रॉ कर दूँ मैं लाइक दिस, ठीक है। मेरे को चाहिए पॉइंट 1 पे स्लोप टेंजेंट, बहुत ही केयरफुली समझिए, बहुत अच्छी तरह से। और मेरा ये एक पॉइंट 2 है, ठीक है, ये मैं अलग से लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी जो मैंने tan थीटा निकाला है वो इस कॉर्ड का है, स्लोप ऑफ कॉर्ड 1 2। और मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्लोप एट 1। स्लोप एट 1 जो है वो ये वाला पार्ट, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसा, अभी इसको भी मैं अभी डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है, स्लोप एकदम डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पहुँचना है स्लोप एट 1 पे, तो प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस वो क्या बताता है, डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो क्या बताता है कि असल में देखिए है क्या, इसको आपने लिया है डेल्टा y और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये आपका है डेल्टा x। मैं लिख दे रहा हूँ
डेल्टा एक्स। ये 2 है पॉइंट और ये पॉइंट 1 है। मुझे चाहिए ये टेंजेंट, ये वाला लाइन। तो मेथड ये है कि आप इस 2 को क्लोज करो 1 से। इफ़ यू वांट टू गेट द टेंजेंट एट 1, तो इस कॉर्ड को टेंजेंट में बदलना होगा। यही है बेसिक फंडामेंटल इसका आप कह सकते हैं कंसेप्ट, कि आप इतना क्लोज कर दो कि ये जो कॉर्ड 1 2 है ना, जो 1 2 को कनेक्ट करने वाली लाइन है, जो कॉर्ड है, जो ग्राफ को, ये कर्व को कट कर रही है, वो इतना क्लोज कीजिए इस 2 पॉइंट को कि अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाए इस लाइन में मर्ज हो जाए ऐसे। तो ये कब पॉसिबल बताओ मुझे? ये तब होगा जब आप इसको क्लोज करते बिल्कुल क्लोज ले, इतना क्लोज कि जब हम दोनों को कनेक्ट करके, अभी हमने कनेक्ट किया तो कॉर्ड हो गया, तो ग्राफ को, ये कर्व को कट कर दे रहा है। इतना क्लोज कर दीजिए कि वो लाइन जब हम 1 और 2 पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ये वाली लाइन आ जाए। यानी कॉर्ड को हमको अल्टीमेटली टेंजेंट में बदलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉर्ड किस लाइन को आप बोल रहे हो? जो कर्व को कट करके गया है, ये कट कर दिया इसने, 2 पॉइंट पे कट किया है। और टेंजेंट क्या होता है? जो कट नहीं करती, माने 2 पॉइंट इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो ग्राफ को यानी कर्व को टच करके निकलती है। समझ में आ गया? तो कट करने और टच करने में फ़र्क समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब टच करेगा तो वो पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा, इतना क्लोज पॉइंट हो जाएंगे कि 2 पॉइंट देखिए यहाँ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने क्लोज 2 पॉइंट्स। इसको कीजिएगा तो ये टच करके निकलेगा। लेकिन अगर मैं इन 2 पॉइंट को ड्रॉ करूँ तो इनको टच करूँ तो देखो ये कॉर्ड हो गया, ये कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो मुझे अल्टीमेटली कॉर्ड को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा? देखो, ब्रिंग द पॉइंट 2 as close to 1 bring the point 2 very close to 1, ऐसे लिखा रहा हूँ, bring the point 2 very close to 1 so that, करना क्या होगा? so that the chord 1 2 जो chord है वो कन्वर्ट हो जाए, chord 1 2 converts into the tangent at 1। इतना क्लोज करना है। तो उस केस में देखो क्या होगा, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल कब है मैं बता रहा हूँ। तो कॉर्ड को आपको टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि डेल्टा वाई बी टेंडिंग टू 0 होगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होने जाता है कि अदरवाइज वो कंसेप्ट ही फेल हो गया। एग्जैक्ट 0 नहीं करना है, आपको इतना क्लोज कर देना है, कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाए। ठीक है? तो जब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा तो यानी दोनों पॉइंट इतने क्लोज आ गए हैं कि जब आप उनको टच करके एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को टच करके निकल जाएगा। ठीक है ना? फिर वो टेंजेंट हो जाएगा, फिर वो कॉर्ड नहीं रहेगा। तो कॉर्ड को टेंजेंट में ड्रॉ करने के लिए डेल्टा वाई भी 0 होगा और डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू 0 होगा। ये बताइए, जैसे जैसे क्लोज कीजिएगा तो ये भी छोटा होगा, है ना? मान लीजिए हमने देखिए 2 को सपोज के लिए मैं यहाँ लिया हूँ, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई घट के इतना छोटा हो गया और डेल्टा एक्स घट के इतना छोटा हो गया। और क्लोज कीजिए, अब यहाँ ले आइए तो डेल्टा वाई बहुत छोटा रह गया, डेल्टा एक्स और छोटा हो गया। और क्लोज कर दीजिए बिल्कुल यहाँ। अब आप देखिएगा क्या कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स जो है वो एकदम ही ऑलमोस्ट 0 के आसपास होगा। 0 नहीं होगा, 0 होते ही फिर वो चीज़ें डिफाइन नहीं रहती। तो व्हेन दिस केस हैपन्स, जब ये चीज़ होगी उस केस में हम क्या बोलते हैं कि फिर अब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप एट 1। और उस केस में क्या हो जाएगा कि जब ये केस पॉसिबल हो जाता है, यानी जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों टेंडिंग टू 0 होता है, तो उस केस में फिर ये कन्वर्ट हो जाता है dy बाई डी एक्स। याद रखिएगा, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 का मतलब मैं लिखूँगा dy और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 को क्या लिखूँगा मैं? dx। यही समझिए। तो उस केस में स्लोप फ्री होता है और इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी ये प्रोसेस है और फॉर्मूला पूरा ड्राइव किया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल से। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो आपको कहा जाएगा ये, इसी को आप बोलते हो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद। कई नाम है इसके, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाएगा जरा डी वाई बाई डी एक्स का नाम लिखिए तो कई नाम है डी वाई बाई डी एक्स। पहली बात तो ये कि देता क्या है, कंसेप्ट वाइज आपने क्या समझा, ये बेसिकली स्लोप देता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी अब आपके पास कोई कर्व दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि ज़रा स्लोप निकालिए एट 1 2 3 4 जिस जगह भी निकालना हो, तो आपको यही निकालना हो। आप हर जगह एंगल निकालने नहीं जा रहे हैं। सिंपल केस में तो एंगल आप निकाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन अगर होता है इसमें कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इजीली एंगल निकाल लोगे कि 30 डिग्री या जो भी एंगल। लेकिन अगर इस तरह से कर्व दिया जाएगा तो उसमें आप एंगल एज इट इज़ नहीं निकाल सकते। उसमें क्या करना होगा, फिर आपको अल्टीमेटली यू हैव टू गो बाय दिस प्रोसेस, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से जाना पड़ेगा।
तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो ये स्लोप देता है, स्लोप ही बोलते हैं, है ना, फॉर दैट ग्राफ वाई द फंक्शन ऑफ एक्स। दूसरा इसका नाम क्या है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमारे केस में फिजिक्स में यूज़ होगा, यहाँ वाई की जगह हो सकता है एक्स हो, एक्स की जगह टाइम हो, तो ये डी एस बाई डी टी हो जाएगा जो अल्टीमेटली वेलोसिटी देगा। तो वहाँ फिजिक्स में उसका मीनिंग बदलता रहता है वो स्लोप ही, लेकिन स्लोप का मीनिंग चेंज होता रहेगा। मैं अभी सब कुछ बताऊँगा। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कुछ लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो बोलोगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे आएगा मैं बताता चला जाऊँगा जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें। तो अल्टीमेटली बेसिक याद रखिएगा कि ये स्लोप देता है, इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं। इस ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो चीज़ रहेगी उस हिसाब से आप इसको पढ़ देंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं, जस्ट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, है ना, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि उस पर आप हर पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इट विल रिमेन द सेम। लेकिन जैसे ही वो कर्व शुरू होगा तो कर्व में हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होता है। और टेंजेंट होता क्या है, वो स्लोप देता है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग यहाँ बढ़े, वो सब आपके सामने है, ठीक है ना। इन शॉर्ट हमने बता दिया कि कर्व में अगर आप दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो फिर ये कॉर्ड का स्लोप होता है, वो टेंजेंट का स्लोप नहीं रहता। मुझे अगर पॉइंट 1 पे स्लोप चाहिए तो मैंने बता दिया कि आपको इस 2 पॉइंट को क्लोज करना होगा, इतना क्लोज कि 2 पॉइंट 1 पॉइंट के बिल्कुल पास आ जाए, ताकि हम जब दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड न रह करके टेंजेंट हो जाए। टेंजेंट किस लाइन को बोलते हैं, जो ग्राफ को टच करके निकलता है, ठीक है ना। और कॉर्ड कौन सा होता है, जो 2 पॉइंट्स में जो ग्राफ को 2 जगह कट करेगा क्लियरली। हालांकि टेंजेंट में भी 2 पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन वो इतने क्लोज होते हैं कि वो टच करेंगे, वो आपको कट नहीं करेंगे वो। तो जिस जगह पे कॉर्ड, कंसेप्ट यही है कि जिस जगह पे कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए, एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है जहाँ पे आप स्लोप निकालते हो, यानी सॉरी उस एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ 2 को 1 पे लाया है तो 1 पे टेंजेंट निकला, मैं 1 को 2 पे भी ले जा सकता था। 1 को 2 पे ले जाऊँगा तो फिर 2 पे मुझे स्लोप मिल जाएगा, राइट। क्लियर है बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। अब आप देखें ज़रा समझिए कि मैथ्स और फिजिक्स में कैसे कंपेयर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा समझना इसको। आई मीन जस्ट थोड़ा सा फील लाने के लिए, कि थोड़ा भी फील करो यार कि भाई डिफरेंशिएशन से हमें मिलने क्या जा रहा है, क्या यूज़ करेंगे, किस जगह यूज़ होगा। तो आप ज़रा देखो, मैथ्स में नॉर्मली जो ग्राफ होता है वो होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज कर लीजिए कि हमें कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे कहा जाता है। एक पॉइंट हमने लिया P, मुझे इस ग्राफ पर P पॉइंट पर, इस ग्राफ में P पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए। तो अब आप देखो बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको एक ग्राफ दे देगा, फंक्शन पूरा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई P पॉइंट पे आप स्लोप निकाल के बताओ। तो स्लोप निकालने का करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा लाइक दिस। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो एंगल बनाएगा थीटा, उसी के टैन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। यानी स्लोप होता क्या है, टैन थीटा। और अभी हमने देखा कि जब स्लोप आप निकालते हो किसी भी पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन में तो वो आप डेल्टा या वाई बाई डेल्टा एक्स करके निकाल लोगे, वो डेल्टा, और स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों चीज़ें सेम होती हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी सेम होता है, डी वाई बाई डी एक्स भी सेम होता है। एक्चुअल क्या याद रखिएगा कि जब भी आपसे स्लोप पूछा जाएगा, तो अभी हमने जो डिराइव किया जस्ट इससे पहले, वो क्या था, स्लोप कितना आया था, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप। तो मैथमेटिक्स में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यही चीज़ है। किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, किसी भी कर्व में, तो बेसिकली वो टेंजेंट होता है, उसको उसके स्लोप को टैन थीटा बोलते हैं। थीटा वो एंगल होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो टेंजेंट बनाता है, और इसी टैन थीटा की वैल्यू वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। या आप उल्टा भी कह सकते हैं, जब आप स्लोप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो जो वैल्यू आती है वो टैन थीटा के बराबर आएगी और वही स्लोप होता है। तो बोथ वेज आर करेक्ट, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में आपको कोई फंक्शन दे देगा, अभी मैं पढ़ाऊँगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते कैसे हैं, वो अलग चीज़ है, ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखो यहाँ तो उसको बोलेंगे स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, कई नाम है इसका, क्या है, एक तो स्लोप नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हमने जस्ट लिखाया था। तीसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कई नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में इसको कैसे यूज़ करूँगा मैं। तो फिजिक्स में आपके पास ग्राफ हो सकता है यहाँ पे x और यहाँ पे हो सकता है t।
एक्स को आप पोजीशन मान लो, एक्स को आप डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक्स को आप डिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कोई चीज़ वेरी कर रही, पोजीशन आप अभी पोजीशन ही मानो, मैंने एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो यहाँ हमने इसको बोला था कि वाई एक्स ग्राफ को कि वाई वॉज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे उसको बताओ? यहाँ हम लिखेंगे कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है, जाहिर बात है कि उसकी पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो टाइम के हिसाब से चलेगा, तो x इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपसे पूछा जाएगा कि ज़रा ये बताओ कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई टाइम होगा, यहाँ वैल्यू दे दी जाएगी 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे, कि भाई उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड बताइए आप। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, क्लियर? ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, राइट? अब अगर मुझे स्लोप कहा गया निकालने के लिए, तो स्लोप बेसिकली होता है क्या है? स्लोप यही जो थीटा एंगल बनाएगा उसके टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, राइट? और मैथमेटिक्स के हिसाब से उस टैन थीटा और जो स्लोप होता है वो होता किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखूँगा मैं उससे बताओ? ये हमारा ग्राफ है x वर्सेस टाइम, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम, आप कुछ भी मान लो। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ लिखा है dy बाई डी एक्स, यहाँ मैं क्या लिखूँगा बताओ? यहाँ लिखूँगा मैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो मैथमेटिकल टर्म्स में तो इसको बोलूँगा कि ये स्लोप है। भाई ये किसका कह रहा है? ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप दे रहा है मुझे, किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट पी, या किसी टाइम पे बोलेगा भाई 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे आपने निकाला, तो उस पॉइंट पे मुझे या उस इंस्टेंट पे मुझे एक स्लोप मिल गया मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे क्या मिला? ये स्लोप मिला। लेकिन फिजिक्स में इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूँ तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी, है कि नहीं? या आप इसे वेलोसिटी भी कह सकते हो। अगर इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर लो तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, डायरेक्शन को हटा दो तो ये स्पीड है। तो ये कौन सी स्पीड है? दिस इज़ द स्पीड एट दिस इंस्टेंट, है कि नहीं? इसी को आप बोलते हो दिस इज़ नॉट द एवरेज, बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे है, ये एवरेज स्पीड नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया। आपसे क्या पूछा गया था कि आप एक पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड, मान लीजिए टाइम 2 सेकंड है, तो आपसे कहा गया था कि जो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है उस पार्टिकल की स्पीड बताएं एट 2 सेकंड। तो ऐड का मतलब मैंने पढ़ा रखा है आपको कि ऐड का मतलब ये होता है कि वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट बात कर रहा है उस इंस्टेंट पे, वो एवरेज नहीं बोल रहा है। एवरेज में हमेशा आपको ड्यूरेशन देगा, इंटरवल देगा, यहाँ इंटरवल नहीं बोला है। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे मुझे आप निकालिए, तो जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेगा, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोलेगा, तो वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है? तो अब देखा यहाँ से समझ में आया है नहीं कि जैसे ही अब ये चीज़ ग्राफ बदलेगा तो फिज़िक्स में उसकी मीनिंग बदलती जाती है। हमने पढ़ा इसको मैथमेटिक्स में वाई वर्सेस एक्स ग्राफ्स के लिए, लेकिन फिज़िक्स में जब आप इसको यूज़ करोगे तो वही स्लोप, हालांकि हमने स्लोप ही निकाला है, लेकिन स्लोप का मीनिंग यहाँ डिफरेंट है। अगर एक्स टी ग्राफ है तो स्लोप का मीनिंग यहाँ हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यही ग्राफ मैं आपको दे दूँ, सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और फिर एक एक चीज़ वही ले जा रहा हूँ, सपोज़ कर लीजिए कि अब ये ग्राफ फिर वैसी है। यहाँ हमने क्या लिखा था? दिस वाज इन दिस ग्राफ, दिस वाज द ग्राफ ऑफ एक्स, सॉरी इस जगह इस ग्राफ का नाम क्या था? एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ क्या है बताओ? यहाँ कौन किसका फंक्शन? इसको आप क्या बोलोगे? उसी हिसाब से जो पैटर्न यहाँ मैंने लिखा है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ क्या है? v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन लिखोगे कैसे? दिस इज v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी क्यूब, लॉग टी, ई पावर टी, कुछ भी, मतलब फंक्शन कुछ भी हो सकता है। हम आपको ऐसे दे दें v इज इक्वल टू ई पावर टी, ये टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं? v इज इक्वल टू लॉग टी, टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं? v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं? इस तरह से वो कोई भी फंक्शन दे सकता है। तो मैंने बोला कि वो टाइम पर डिपेंडेंट है वेलोसिटी, ठीक है। अब आपसे फिर वही कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई टाइम देगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कोई भी इस टाइम आपसे पूछा है कि एट दैट इंस्टेंट आप पार्टिकल का जो ग्राफ है वी टी ग्राफ, उसका स्लोप निकालो। अब यहाँ आप देखिए कि वो स्लोप क्या देता है। एक्स टी ग्राफ में तो स्लोप क्या दिया? स्लोप का मीनिंग क्या था? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखते हैं कि वी टी ग्राफ में क्या मिलता है।
तो काम वही करेंगे जिस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, मुझे पी पॉइंट पे यहाँ भी स्लोप चाहिए, तो आप एक टेंजेंट फिर ड्रॉ करो लाइक दिस। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका टैन थीटा की बात कीजिए आप। ये ग्राफ नंबर मैं लिखा दे रहा हूँ, ये ग्राफ नंबर 1 है। ग्राफ नंबर 1 के हिसाब से ये सब मीनिंग था, ग्राफ नंबर 2 के हिसाब से मीनिंग था, ये हो गया। अब मैं ग्राफ नंबर 3 का मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस ग्राफ के लिए अगर आप देखोगे तो फिर वही मैं काम करूँ, सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, स्लोप। मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ, तो दिस इज स्लोप। स्लोप है कितने के बराबर, तो हमेशा टैन थीटा होता है। हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल इस एक्सिस के साथ हमेशा। अब ये एक्सिस चाहे जो भी हो, उस क्योंकि स्लोप उसी एक्सिस के साथ होगा, ये मत समझिए कि हमेशा यहाँ एक्स ही रहेगा। वो जो भी स्लोप होगा उसका रिलेशन उसके साथ, यानी ये वी टी ग्राफ का स्लोप देगा, ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप दे रहा है, ये वाई एक्स ग्राफ का स्लोप दे रहा है। तो मुझे वहाँ वी टी ग्राफ का स्लोप निकालना है एट दैट पॉइंट पी। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, टैन थीटा निकाला, तो ये स्लोप देगा। टैन थीटा जैसे निकालेंगे तो टैन थीटा से हमको मिला क्या स्लोप। और मैथमेटिक्स में उस स्लोप को लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन से। तो मैं ये लिखूँगा, यहाँ लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिखा था डी एक्स बाई डी टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और ये ग्राफ वी टी ग्राफ है, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं बताऊँ। इसका स्लोप जो होगा वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। स्लोप निकालते हो किसी भी ग्राफ का तो वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन किसके साथ करते हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। देख लो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी देखिए वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, यहाँ टाइम है। इस तरह से यहाँ क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस यानी डी वी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस यानी टाइम, ये मिलता है स्लोप। अब फिज़िक्स में इसकी मीनिंग बदलती जाती है। अगर ये एक्स टी ग्राफ होगा तो इसका स्लोप जो लिखा हमने वो दे दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वी टी ग्राफ लेंगे तो अब इसका मीनिंग अलग होता है यहाँ पे। इसी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये कैसा एक्सेलरेशन, इट इज़ नॉट एवरेज, आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया, आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर आप ए टी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो जब आप ए टी ग्राफ ड्रॉ करो तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी। और डी ए बाई डी टी बेसिकली वो जर्क कहलाता है। खैर जर्क आपको पढ़ना होना नहीं है, अगर बाय द वे कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, यानी ए टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देगा, ठीक है ना, दैट इज़ डिफाइंड एज जर्क। तो एनीवेज मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया। तो मैं अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि देखिए मैथ्स में जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन देख लीजिए, हम लोग को क्या क्या मिलने जा रहा है। हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी मिल सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल सकता है। और अगर वही ग्राफ ए टी ग्राफ होगा, मैं यहाँ ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ, अगर वो ए टी ग्राफ है और ऐसी कुछ ग्राफ हो, पी पॉइंट पे फिर मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा मैं, ये थीटा होगा और ये ग्राफ किसका है, ए इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ। इस केस में अगर मुझे कहा जाए कि ज़रा स्लोप निकाली तो और बताइए कि स्लोप देता क्या है, तो स्लोप मैंने निकाला जिस इज टैन थीटा है, टैन थीटा होगा। और मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से टैन थीटा होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जो आप स्लोप ड्रॉ करते हो स्लोप होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वो हो जाएगा डी ऑफ दिस बाई दिस यानी डी ए बाई डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज जर्क। अगर बाय द वे कभी आ गया तो हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख रहे होगे कि फ़िज़िक्स में ये चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। एक दो एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ, मैं बल्कि दे ही दूँ ताकि आपको वो फील पूरा आ जाए। हाँ, मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स में सिर्फ उसने एक कंसेप्ट मानूंगा, लेकिन फिज़िक्स में देखिए इसका एप्लीकेशन कितना वास्ट हो जाता है। जैसे ही आप इन चीज़ों को फिज़िक्स में अप्लाई कीजिएगा तो उसका मीनिंग बराबर बदलता जा रहा है। एक्स टी ग्राफ है, यानी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उस केस में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस की बात मैं कर रहा हूँ अभी। एवरेज के केस में बताइए वो इंटरवल देगा तो निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा ग्राफ है। अब आगे देखिए आपको क्या मैं कह रहा हूँ। सपोज़ के लिए कि आपको ग्राफ दे दिया जाए मोमेंटम वर्सेस टाइम, ये मोमेंटम है पी वर्सेस टी, दिस इज़ मोमेंटम, मैं लिखा दे रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट फील करा रहा हूँ मैं। फिर वहाँ भी देखिए ऐसे कुछ ऐसे उसने ग्राफ दे दिया, मोमेंटम टाइम का ग्राफ है, और मुझसे कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई टाइम देगा, वो कहेगा ज़रा इसका स्लोप निकाल के बताओ। मैं स्लोप निकालूंगा इसी कंसेप्ट से,
और देखता हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है। हमने देखा कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप स्पीड और वेलोसिटी दे रहा है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा था, एक्स ए टी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का स्लोप जर्क दे रहा है। अब मैं देखना चाहूँ कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो देखो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये थीटा बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा ही होता है कि नहीं। और ये tan थीटा मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से dy बाई डी एक्स होता है, यानी dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा dp बाई dt, ये हो जाएगा dp बाई dt, है कि नहीं। अब आप देखिए ये जो dp बाई dt निकाला, ये है क्या, आप इसको ज़रा वर्ड्स में पढ़ो। आपने तो पढ़ लिया dp बाई dt, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने कई नेमिंग इसकी की है, वो बताया है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड dy बाई dx, एक है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ज़रा इसको मीनिंग पढ़ो। एक तो dp बाई dt हो गया, अब ज़रा p क्या है उसका नाम लो, ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ज़रा याद कीजिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। बेसिकली यही फोर्स है, यानी आप जानते हो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हो। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस इज फोर्स, ठीक है। और अगर ये कर्व है तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में मैं जहाँ भी dp बाई dt लिख रहा हूँ, याद रखिएगा ये इंस्टेंटेनियस स्लोप ही होता है। ये सारी जगह ये कर्व के केस में ये चीज़ इंस्टेंटेनियस ही स्लोप होता है। ये अलग बात है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कर्व हटा करके अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो उसका इंस्टेंटेनियस स्लोप और उसका एवरेज स्लोप दोनों बराबर हो जाता है। मैं अभी समझाऊंगा उसको भी बहुत अच्छी तरह से, बल्कि मैंने पढ़ा रखा है, आप उससे वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया कि मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, आपको फोर्स मिल जाएगा। अब आगे और बढ़िए, इससे क्या मिलने जा रहा है देखिएगा। ये मैं ले रहा हूँ वर्क टाइम ग्राफ, दिस इज़ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, हो सकता है। अब आप देखिए इसका भी मैंने कर्व ऐसे ड्रॉ किया, जस्ट टेक द पॉइंट P, किसी इंस्टेंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा निकालिए, इसका स्लोप क्या देगा, पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या मिलेगा, उससे क्या मिलने जा रहा है। इसमें भी देखिए आप निकालोगे स्लोप विच इज़ इक्वल टू tan थीटा विच इज़ इक्वल टू क्या होगा बताओ इस केस में। tan थीटा को आप क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे dw बाई dt, dw बाई dt है ना। आप ज़रा पढ़ो इसको, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वर्क डन बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई। देखिए कई चीज़ें कहाँ कितना ज़्यादा इसका मतलब कि यूज़ है इस डिफ्रेंशिएशन का, आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अदरवाइज़ ये फील नहीं आता है, बहुत लोग ऐसे डिफ्रेंशिएशन पढ़ा देते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते भाई इसका यूज़ क्या है। लेकिन मैंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि देखिए आपने सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज़ है। आप चाहो तो देखो एक और देख लो। ये तो हमने दे दिया 4-5 तो एग्जाम्पल दे ही दिया। एक्स टी ग्राफ का दिया, वी टी ग्राफ दिया, हमने ए टी ग्राफ दिया, मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दिया, वर्क टाइम ग्राफ दे दिया। आपसे ये भी पूछ सकता है, दिस इज चार्ज फ्लोइंग, ये चार्ज है बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर वही कर लीजिए आप, मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझसे कहा गया कि ज़रा स्लोप निकाल के बताइए, और ये भी बताइए कि वो स्लोप देता क्या है। तो चलिए मैंने स्लोप निकाला, ये थीटा कुछ होगा, tan थीटा, ये स्लोप हमने निकाला है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, स्लोप को लिखते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स, यानी dq बाई dt। इस स्लोप को हम लोग क्या लिखेंगे, dq बाई dt। अब ज़रा पढ़ जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब फ्लो ही है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, यही करंट का डेफिनेशन है। तो दिस इज़ करंट, जिसको आप I लिखते हो। और ये करंट कैसा होगा, ये सब ये है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे देखिए ये जो कर्व ऐसे किया हुआ ना, तो हर इंस्टेंट पे चार्ज फ्लो रेट जो है वो अलग अलग है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट भी होता है, जैसे एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज करंट भी होता है। तो अब ये सारी चीज़ें, एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं, एवरेज पावर भी निकल जाएगा, हर चीज़ में होगा। तो जहाँ भी आपका इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है वहाँ आप एवरेज भी निकाल सकते हो। क्लियर बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छा खासा फील आ गया होगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार डिफ्रेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलने वाला, बिकॉज ये सारी जगह क्वेश्चन आपको आ जाएगा। मैं कोई भी फंक्शन दे सकता हूँ, वर्क का टाइम के साथ दे सकता हूँ, मोमेंटम को टाइम के साथ रिलेट कर सकता हूँ, चार्ज को टाइम के साथ कर सकता हूँ, और भी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा यहाँ टाइम ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
वेलोसिटी का पोजीशन के साथ ग्राफ आ सकता है। अब उससे पूछे जा रहा है ये बताइए कि इसका स्लोप क्या आपको देने जा रहा है। तो कई चीज़ें हैं, है ना, ये कि आप इससे बच नहीं सकते, यू हैव टू स्टडी दिस डिफिनेशन। तो अब अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब जैसे मान लें कि ये ग्राफ हमें आ गया तो ठीक है, मैं तो जहाँ समझ तो गया कि भाई अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स देगा, लेकिन अगर फंक्शन कुछ दे देगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो उसी के लिए मुझे कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखाना पड़ेगा ताकि आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए हमको ये दे दे ई पावर टी लॉग टी टी स्क्वायर, तो इसका हम आखिर डी वी बाई डी टी निकालेंगे कैसे भाई। मान लीजिए कहा जाए कि ये दे करके पूछे कि ज़रा इसका स्लोप निकालिए या एक्सेलरेशन निकालिए। हमने जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा ड्रॉ किया था, इसके जस्ट पहले जो फिगर ड्रॉ किया था एक्स टी ग्राफ वी टी ग्राफ, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और उसने ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये वाला पार्ट v बराबर ई टी या टी स्क्वायर दे दिया, क्या है कि ज़रा से ये क्वेश्चन दे करके उससे पूछा कि भाई ज़रा ये बताइए कि मुझे इसका स्लोप, इनडायरेक्टली स्लोप भी पूछ सकता है या सीधा नाम ही पूछेगा कि ज़रा ये बताइए कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आपको मैं दे रहा हूँ, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताइए। यानी ये क्वेश्चन दे के आपसे जब पूछेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो आपको ग्राफ से ड्रॉ नहीं करना है, आपको तो कुछ अलग प्रोसेस एडॉप्ट करना होगा ना। तो आपको क्या करना होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता ही नहीं भाई ये टी स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करें कैसे, क्या है, इसे डिफरेंशिएट करने से आता क्या है, आप नहीं कर सकते। तो आपको एनी हाउ कुछ फार्मूला याद करना होगा जिसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं वो कुछ फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट रिलेशंस मैं लिखा दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, वो सब याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन फार्मूला कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा मैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए कि 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं सब y एक्स के ग्राफ में बता रहा हूँ, बाकी फिजिक्स में बाद में हम समझेंगे। पर इसी चीज़ को अप्लाई करना है। मैंने अभी आपने देखा कि मैथ का एक कंसेप्ट था और उसको हमने कई जगह फिजिक्स में यूज़ कर लिया। वही चीज़ है, फॉर्मूला मैं मैथ्स का लिखा रहा हूँ y वर्सेस x का, और इसी को मैं यूज़ करूँगा हर जगह, चाहे वो xt का रिलेशन हो, vt का रिलेशन हो, at रिलेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह मैं इसको यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलने जा रहा है। तो अगर y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 0। अब समझो ये कैसे 0 कैसे आ गया, ज़रा देखो उसको। ये है y वर्सेस x ग्राफ फिगर, ये हमको जो फंक्शन दिया हुआ दे रखा है कि y इज इक्वल टू 8, तो यानी y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो 8 है। y इज इक्वल टू 8 ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू 8 जो ग्राफ होगा, मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैंने 2 4 6 8, ये स्ट्रेट लाइन होगा। यानी ये x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 8 है हर जगह, ये वैल्यू 8 है, तो चाहे कहीं भी चले जाइए ये कांस्टेंट है। अब आप ज़रा देखो ये है ग्राफ y इज इक्वल टू 8। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप ड्रॉ करूँ तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ज़रा बताओ इसका स्लोप कैसा होगा। स्लोप का मतलब होता है क्या, हिंदी में आप उसको समझो ढाल। जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बनाता है उसके tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, यही ना स्लोप कहलाता है। तो अगर कोई लाइन ऐसे है 30 डिग्री बनाए तो उसका स्लोप tan 30 होगा। अब उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, तो ये देखिए ढाल के टाइम में समझिए तो अच्छी से समझ आएगा। तो ये स्लोप ऐसा है। तो अब आप खुद बताओ कि इन दोनों लाइन में किसका स्लोप ज़्यादा है। जाहिर है जितना ऊपर जाएगा उतना स्टीपर होते जाएगा, उतना स्टीप स्लोप होगा। तो बढ़ते ये बिल्कुल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या है, मैक्सिमम स्लोप है, यानी उस पर आप वो इन्फिनिटी होता है। बिकॉज ये हो, जैसे मान लीजिए tan थीटा की 30 लेंगे तो tan 31/√3, ये वैल्यू अगर मान लीजिए आप ये 30 ले लो और ये एंगल मैं 60 ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। मैं और आगे बढ़ाऊँ, इसका स्लोप ज़्यादा है, ये मैक्सिमम होता है क्योंकि इसका एंगल आपका 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं कि tan 90 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इसका स्लोप इनफाइनाइट। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो स्लोप का कंसेप्ट में आ गया। अब अगर मैं इसी को फिर गिराना शुरू कर रहा हूँ, करते मैं इस लाइन को बिल्कुल इसके पैरेलल ले आऊँ ऐसे, तो 90 से घटते मैं बिल्कुल अगर पैरेलल पे आ जाऊँ, ठीक है ना, तो वो लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। तो वो केस यहाँ है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं अगर इस लाइन का स्लोप ड्रॉ करूँ x के साथ, वो एंगल कितना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसका थीटा अगर आपसे कहा जाए x एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री होगा, और इस वजह से स्लोप इसका कितना होगा, स्लोप इज़ tan थीटा, दैट मीन्स tan 0, और tan 0 क्या होता है, 0 होता है। और इसी स्लोप को हम लोग लिखते कैसे हैं, dy/dx, पता होगा आपको,
है कि नहीं। तो डी वाई बाई स्लोप आ गया, स्लोप जीरो तो डी वाई बाई डी एस भी जीरो, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये फील आ गया होगा आपको कि y इज इक्वल टू 8 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का स्लोप जीरो होता है। इस हिसाब से हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई भी कांस्टेंट, तो उस केस में डी वाई बाई डी एस क्या होता है उसका, ये क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन जो होती है दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है ना इस केस में, राइट। एक्स के साथ वो एंगल 0 डिग्री बनाएगा, जब 0 डिग्री बनाएगा तो tan थीटा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप ही डी वाई बाई डी एस होता है। क्लियर हो गया। अब आइए ये याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज जीरो। मैंने अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू के रहा कोई कांस्टेंट, तो डी बाई डी एस जीरो कर देंगे। अब अगला ये y इज इक्वल टू मैं x ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका डी वाई बाई डी एस क्या आएगा, इसका डी वाई बाई डी एस क्या हो जाएगा 1 होगा। इसको भी फिल कर लो, बस यही। अब ज़्यादा आगे फिल मत मांगिएगा, इतना फिल हम नहीं करा सकते। इसके बाद हम सीधा फॉर्मूला लिखाएंगे, एक दो का बता दे रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा ज़रा बताओ। y इज इक्वल टू एस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ कहीं पॉइंट आया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है नहीं। इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ ज्वाइन कर दो तो कुछ ऐसे आने जा रहा है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब आप ज़रा मुझे बताओ कि इस केस में अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, तो ये x का भी 2 है, y का भी 2 है। मैं अगर ये ले लूँगा तो x भी 1 y भी 1। अगर मैं ये थर्ड पॉइंट ले लूँ तो x y भी 3 और x भी 3। तो कोई पॉइंट ले लीजिए और tan थीटा ज़रा निकाल लीजिए। मैं थीटा ले रहा हूँ, तो मैं अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूँ तो ज़रा देखो tan थीटा क्या होगा 2 पॉइंट के लिए, और यही स्लोप देने जा रहा है, याद रखिएगा। tan थीटा का 2 पॉइंट के लिए tan थीटा कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज ऑल्सो 2, तो ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसी को स्लोप बोलते हैं हम लोग, और मैथमेटिक्स में इसी को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि नहीं, तो दिस इज़ 1। तो ये तो कुछ ग्राफ से हमने समझा दिया। अब आगे जो टिपिकल फार्मूला सब है वो हम सीधा फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सबका ग्राफ ड्रॉ करके ये चीज़ें निकालना पॉसिबल नहीं है। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, सबका डेरिवेशन कराया जाता है। अलग अलग फार्मूला y इक्वल टू एक्स पावर n का, log x का, e पावर s का, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है आपको। तो ये मैथमेटिक्स का काम है। मैं इससे फार्मूला लिखाऊंगा क्योंकि मुझे उसे फिज़िक्स में यूज़ करना है, राइट। तो मैं वो सारा रिलेशन यहाँ लिखाने जा रहा हूँ कि अगर y बराबर x का पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा ये क्या होगा, मैं इसी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, दिस इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4 आइए, अगर y का पावर y इक्वल टू लॉग x है, बेस यहाँ पे e होगा, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू e पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स इज़ ऑल्सो e पावर x। क्लियर। अगर y की वैल्यू a पावर x है, याद रखिएगा ये एक्सपोनेंशियल है, ये a कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी डी वाई बाई डी एक्स ये होता है a पावर x log a बेस e। यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकती है। तो मैं जैसे अभी रिलेशन लिखा रहा हूँ आप इसे याद कर लीजिएगा बिल्कुल। 7 में आप आइए, 7 में मैं लिखा रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो cos x होता है। ठीक है, 8 नंबर, इफ़ y इज इक्वल टू cos x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x होगा, राइट। इफ़ y इज इक्वल टू tan x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। और कितना लिखूँ मैं, और लिखा दो, चलिए और लिख लीजिए 10। इफ़ y इज इक्वल टू cot x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है ना भाई। इफ़ y इज इक्वल टू sec x then dy by dx is sec x into tan x।
इफ वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये है रिलेशन और मेरे ख्याल से सफिशेंट है। ई पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ए पावर एक्स, ठीक है, सफिशेंट है। इतना रिलेशन अगर आप याद कर लो तो फिज़िक्स में आप खेल सकते हैं, यू कैन ईज़िली प्ले विद फिज़िक्स। कम से कम अभी जो लेवल है आपका जेई और नीट तक में तो आप कर सकते हैं। आगे मैं और थोड़ा बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, मतलब थोड़ा बहुत, दिस वाज थोड़ा बहुत अबाउट डिफरेंशिएशन, राइट। अब मैं इसको कुछ क्वेश्चन में करा रहा हूँ यहीं पे, इसको मैं मिटा दूँ, ये दोनों समझ में आ ही गया था। मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी में क्वेश्चन मुझे कराना है। देखिए एग्जाम्पल, अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो देखिए वो इस रिलेशन पे आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो दिस डी वाई बाई डी क्या होने जा रहा है। अगर y का पावर x पावर n है तो डी वाई तो है एन एक्स एन माइनस वन, यानी पहले पावर है यहाँ करो 2, फिर x का पावर n माइनस वन, पावर x सब्ट्रैक्ट होता है तो जैसे 2 माइनस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सिंपली x, ठीक है। अब आप कह सकते हो अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू x का पावर 4 हो गया तो डी वाई बाई डी बहुत आसान है। क्या करते हैं, एक पहले पावर उतारिए और अगली बार x में एक घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4x3, राइट। आगे देखिए, अगर y का वैल्यू x का पावर हाफ है, यानी मैं ऐसे लिखूँ रूट x, ये भी इसी पे बेस्ट। रूट x को आप क्या लिख सकते हो, रूट x लिख सकते हैं x का पावर हाफ। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ज़रा देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर वही निकालिए हाफ, पावर तो उतारेंगे पहले, फिर x का पावर हाफ माइनस वन। तो हाफ माइनस वन का मतलब माइनस हाफ आएगा, तो दिस इज़ हाफ और x का पावर माइनस हाफ, जिसको आप लिख सकते हो 1/2। x का पावर माइनस हाफ का मतलब नीचे लिख जाएगा तो प्लस हाफ, यानी 2 रूट x, ये होगा इसका वैल्यू। मिटा दो इसे। अब आइए इस पे करते हैं, y इज इक्वल टू, ये तो खैर फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, मैं इसको क्या लिखूँ, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो ये इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। y पावर ई पावर एक्स, सीधा डी वाई डी भी ई पावर एक्स ही होता है। y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, ये भी ए पावर एक्स लॉग है, ये फार्मूला है, यूज़ कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लिया तो कोई बोले कि y इज इक्वल टू 4 पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मैं इस पे है, ये कांस्टेंट का पावर x है, इसका डी वाई डी एक्स क्या आएगा ज़रा देख लीजिए। दिस इज इक्वल टू, पहले तो a पावर x उतार ही दिया जाता है, दिस इज़ अगेन 4 पावर x, राइट, और आगे है log a, यानी log 4 हो जाएगा इसका आंसर, बेसिक। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। मैक्सिमम आपका यूज़ अभी ये होगा, इस वाले फॉर्मूले पे काफ़ी यूज़ हो जाए। मैं इसमें बोल सकता हूँ, सपोज चलिए आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट x, ये है, इसको निकालिए। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये है बेसिकली x का पावर 1/3। तो जैसे आप कन्वर्ट किया पावर में, फ़ौरन फटाफट इसको यूज़ कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एस क्या होगा, 1/3 x का पावर 1/3 माइनस 1, सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा रहे कुछ 5x का पावर 3 सपोज है, तो इसी पे बेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि कांस्टेंट को पहले आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कांस्टेंट है अलग से कांस्टेंट नहीं है, मैंने क्या बताया था कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा y इज इक्वल टू 5, अकेला कांस्टेंट, उस केस में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये कांस्टेंट तो इसके साथ अटैच है ना, जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मैं ड्रॉ करूँगा तो y इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसा आएगा, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा थोड़ी आने जा रहा है। इसमें तो 5 क्या है, 5 टाइम्स है, तो यानी पहले 5 को आप यूज़ कर लो, उसके बाद x क्यूब को इस तरह से बेसिस पे आप उसको मतलब कि डिफरेंशिएट कर दो। तो 5 हमने कॉपी कर लिया, इसके बाद x क्यूब को इस पर लगा दिए, तो x क्यूब का क्या होगा, पहले n यानी 3, यहाँ n 3 है, इसके बाद x का पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15x स्क्वायर। तो दिस इज दैट सर। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे बड़ा आसान, डी वाई बाई डी कितना होगा, पहले आप पावर कॉपी कीजिएगा 2, फिर x का पावर 2 माइनस 1 यानी वैल्यू आ जाएगी 2x, राइट। लेकिन अगर आपसे कहें कि ज़रा इसको डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी जेड में कह रहा हूँ, डी वाई बाई डी जेड, ये वैल्यू कितनी होगी, और ये कह दिया जाए कि भाई x का जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z, x का z के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। सपोज
यानी वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्या मतलब हो बताओ। यानी वाई और जेड के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उस पर। वाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड होगा, वाई इज इक्वल टू, खुद देखो वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या है कि वाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ राइट साइड, यानी फिक्स हो गया ये वैल्यू, आपने फिक्स कर दिया। तो y जब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा ना, तो उसके केस में डिफरेंशिएशन याद रखिएगा कि इस केस में dy बाई डी एस क्या लिखते हैं, dy बाई डी एस ज़ीरो। कोई चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूँगी x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t, इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो याद रखिएगा कि इस केस में dx बाई dt क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब उसके साथ वो वेरी ही नहीं कर रही है। तो जब वेरी नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बिकॉज डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है, जो छुपा हुआ मीनिंग है, वो क्या है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब आप खुद देखो कि भाई ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ किस तरह से एक्स चेंज हो रहा है वो बताइए। और ये कह रहा है कि एक्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रहा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। कोई चीज़ किसी के साथ अगर चेंज नहीं करी तो उसके साथ वेरिएबल नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही वो। तो ये याद रखिएगा कि इसका मतलब वो कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं करे, इट इज़ ज़ीरो। तो जब भी कहा जाए कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सम वेरिएबल, तो उसके साथ डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होना, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब एक्स इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विथ टाइम, और जब वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। गॉट इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया कि याद रखिएगा। इस केस में हमने इसको ऐसे लिखा है, वाई एक्स के साथ वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू आ जाएगी, एकदम सही है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही फंक्शन देके वो आपसे पूछे कि वाई का डिफरेंशिएशन जेड के साथ कीजिए, और हमें पता ही नहीं यहाँ पे कुछ, वो तो कह रहा है कि वाई तो खाली एक्स के साथ वेरी कर रहा है, उसका जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर इस केस में मैं क्या लिखूँगा, ज़ीरो, दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो। y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, y x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन y z पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो जब y z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब y z के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो जब y z के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या लिखेंगे, ज़ीरो करेंगे। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। भाई मैंने सोचा था कि एक वीडियो में फिनिश कर दूँगा डिफरेंशिएशन, मुझे लगता है कि एक वीडियो और लेना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली, बल्कि वो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर टर्म्स हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में हो, सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ फंक्शन हो y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये प्रोडक्ट आ गया, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो अलजेब्रा है, यानी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, दो तीन प्रोडक्ट्स हों, कुछ में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उससे मैक्सिमम मिनिमम वगैरह कैसे निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, बट स्टिल बहुत ही हेल्पफुल था मेरे ख्याल से। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करना ना भूला करें यार, आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक करें। अच्छे कमेंट भी करना नहीं भूलिए आप लोग, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं कमेंट करने में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा या बुरा जो भी, यार बुरा लगे तो बुरा भी लिख दो कि सर नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे यार इतना बुरा तो नहीं लगा हुआ, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं बुरा बना रहा हूँ, चीज़ें ठीक से पढ़ा ही रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए यार तो इग्नोर कर देना, पॉजिटिव लिखना ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छा पढ़ूँ। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो डिफरेंशिएशन का जो बाकी पार्ट है उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है।